गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं लिली जूलियस एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी 1 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है शब्द विचार। इसके पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार। अब ये चैप्टर हम रीड कर रहे हैं शब्द विचार। शब्द का मतलब होता है, अभी पहले हमने वर्णों से मिलकर जो बनाया जाता है, कई वर्णों से मिलकर समूह से बनाया जाता है, शब्द होता है। तो शब्द के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल करेंगे। शब्द के बारे में हम जानेंगे, उसके प्रकार और किस तरह हम उनका प्रयोग करते हैं। तो चलिए चैप्टर पे चलते हैं हम। पार्ट 3 शब्द विचार। शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है, जैसे मकान तथा पाठशाला। शब्दों का निर्माण कई वर्णों के मेल से हुआ है। देखो बेटा, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये मैंने आपको डिवाइड करके अलग अलग करके वर्ण लिखे हुए हैं और इन वर्णों को जोड़ने से एक शब्द बन गया है। यही इस सेंटेंस में बताया जा रहा है मैं कि कई वर्णों के समूह से या वर्णों के मिलने से एक सही शब्द बनता है। ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी समझा था कि वर्णों को मिलाकर सार्थक समूह को मिलाएंगे तब एक सही शब्द बनेगा। इसी तरह देखो, ये वर्ण है म, अ, का, आ, न, अ, तो इसको मिला दिया हमने तो क्या बन गया? मकान। ये तो आपको पता ही है कि आ इसमें अलग क्यों लिखा हुआ है। इसमें से व्यंजन में से स्वर को अलग करके लिखते हैं तो हलंत लग जाता है, तब ये अलग कर देते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसी तरह देखिए, वर्णों को जोड़ा हुआ है, बन गया एक शब्द, नया शब्द पाठशाला। तो ये वर्णों को जोड़कर वर्णों के मेल से नए शब्दों का निर्माण होता है। निर्माण मतलब बनते हैं, बनाए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। ये बात बिल्कुल नोट करने वाली है, एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी देखिएगा, शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो देखो बच्चों, शब्द तो बना सकते हैं हम, वर्णों के मिलाने से एक शब्द बनेगा, पर शब्द वो तभी कहलाएगा जब उसका एक प्रॉपर अर्थ निकले। मतलब अगर वो अर्थ, उसका सही अर्थ नहीं है तो वो एक सही शब्द नहीं माना जाएगा। तो हमें इस तरह से उसको क्रम में लगाना है कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। हमारी डेफिनेशन भी यही कह रही है कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वही शब्द कहलाता है। ठीक है, वही शब्द कहलाता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। ये हमने पढ़ा था, सार्थक समूह का, सार्थक वर्णों के समूह को से शब्द बनता है और जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। सार्थक मतलब सही अर्थ वाला। ये हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी समझाया था, फिर भी हमने शब्दों के बारे में ये जान लिया। अब देखिए, शब्द भंडार क्या होता है? किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हिंदी में है, बहुत सारे शब्दों का भंडार है, तो सब शब्दों को बहुत सारा समुदाय है। समुदाय मतलब समूह है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप को शब्द भंडार कहते हैं। तो शब्दों के बहुत से समूह को, समुदाय को हम शब्द भंडार कहते हैं। जरूरी नहीं है हिंदी में है, किसी दूसरी भाषा के भी शब्द हो, उसके बहुत सारे ग्रुप को हम एक उसका क्या कहेंगे? शब्द भंडार कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला, प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, शब्द को मैंने बोला था इस वीडियो में हम शब्द के बारे में जानेंगे। तो शब्द का डिवाइडेशन 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो प्रयोगों के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर किस तरह से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर ये शब्द का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण भी 2 आधार पर किया जाता है, पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। पहले हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी इसके 2 भेद होते हैं, पहला अविकारी और दूसरा अविकारी। ठीक है,
तो हम इसके पहले वाले में जाएंगे अभी विकारी शब्द पर। ठीक है, विकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। देखिए इसके अंतर प्रयोग के आधार पर 2 और फर्स्ट वाले विकारी शब्द के आधार पर भी 4 भेद हैं। पहले हमें इसको समझना जरूरी है कि विकारी शब्द होता क्या है। देखो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर। लिंग मतलब होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मेल फीमेल, ऐसे वचन होता है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये हमें पता है। तो इसी तरह काल के आधार पर किसी भी चीज के कारण ये इनमें इनके शब्दों में चेंजेस आ सकता है, तो वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करती हूँ, देखिएगा। विकारी शब्द, विकार का मतलब होता है बेटा परिवर्तन या बदलाव, या इंग्लिश में हम इसको चेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन या बदलाव। तो लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के आधार पर शब्दों में चेंज आ जाता है। शब्दों में अगर बदलाव आ रहा है इनमें किसी भी लिंग के कारण, किसी वचन के कारण या कारक के कारण, या काल मतलब समय होता है बेटा। ठीक है, कारक के लिए से ये शब्द को जोड़ने वाले उन वर्डों को कारक कहते हैं। पुरुष उत्तम पुरुष होता है। वचन इसी तरह से एक वचन, 2 वचन या बहुवचन होता है। ठीक है, लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो इनके कारण, इन सभी के कारण अगर शब्दों में चेंजेस आ जाता है तो उनको विकारी कहते हैं। विकारी का मतलब ही चेंज होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लड़का खेल रहा है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो वचन के कारण देखिए लड़के, यहाँ पे लड़का सिंगुलर नंबर है, एक लड़का खेल रहा है मतलब एक वचन है। तो अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो बहुवचन में कर देते हैं तो इस शब्द में चेंज आ गया ना। तो लड़का की जगह क्या हो गया, लड़का हो गया। तो चेंज आ गया, किसके कारण चेंज आया? वचन के कारण चेंज आया। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इसमें वचन के कारण चेंज आ गया। लड़का एक वचन है तो लड़के खेल रहे हैं बहुवचन हो गया। तो आपका चेंजेस जिन भी शब्दों में आ जाता है इनके कारण, ये जो दिए हुए हैं लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये इनके 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले हम संज्ञा को समझ लेंगे। संज्ञा में बताती हूँ, नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, मोहन, चिड़िया आदि। देखो बेटा नाम वाले शब्द हमने संज्ञा क्लास 1 से पढ़ा है। संज्ञा के बारे में इंग्लिश में भी पढ़ा है आपने, हिंदी में भी पढ़ा है कि संज्ञा क्या होता है। सभी नाम हमारे चारों तरफ हम देखेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो। तो वही नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा सारे शब्द विकारी शब्द होते हैं क्योंकि उनमें चेंजेस आ सकता है, लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर या किसी और के आधार पर भी लाया जा सकता है। तो सारे संज्ञा शब्द जितने भी आते हैं नेमिंग वर्ड, वो सब विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम नाम की जगह आने वाले या यूज आने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, तुम, वे, हमारा, तुम्हारा आदि। तो सर्वनाम क्या होता है? जब नाउन होता है नेमिंग वर्ड और नाम की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो राम की जगह अब मैंने राम के नाम की जगह मैंने क्या बोला? वह बहुत अच्छा लड़का है। तो राम की जगह मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम सारे शब्द ऐसे होते हैं, वे विकारी शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द, क्योंकि उनमें भी चेंजेस लाया जा सकता है। हमें बस इतना सा समझना है, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिन शब्दों में चेंज लाया जा सकता है, बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो सर्वनाम भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, बड़ा, मीठा, ईमानदार आदि। ठीक है, देखो बेटा संज्ञा शब्द जितने भी है और सर्वनाम शब्द है, तो हम जब भी सेंटेंस शुरू करते हैं, वह लड़का अच्छा है, अच्छा है बोला ना, वह लड़का है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी उसकी विशेषता नहीं पता चल रही है। लेकिन मैंने अगर बोला वह लड़का अच्छा है, तो अच्छा वर्ड उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी? संज्ञा की, नाम की, है ना, नाउन की
विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण शब्द आपने पढ़ा, अच्छा, मीठा, बड़ा, बहुत, मतलब आकार के रूप में भी हो सकते हैं, उसकी अच्छाई भी बता सकते हैं, उसकी बुराई भी बता सकते हैं, वे सारे विशेषण शब्दों में आते हैं। ठीक है, तो जो भी जैसे अच्छा, मीठा, बहुत मीठा गाया, कोयल बहुत मीठा गीत गाती है तो उसमें मीठा शब्द हो जाएगा, है ना। चाय बहुत गर्म है तो चाय तो है लेकिन गर्म है, उसकी विशेषता है कि वो गर्म है, तो वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ओके। फिर अब हम आएंगे क्रिया पे। क्रिया आप लोगों को सबको पता है, वर्ब, काम करना या होना ही क्रिया कहलाता है, जैसे खाना, रोना, हंसना, लिखना आदि, है ना। किसी भी काम का करना जो हम खुद करें या अपने आप होना, वो भी क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हंसना, खेलना, गाना, रोना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, ये सारी चीजें क्रिया हैं जो भी हम काम करते हैं। तो क्रिया वाले सारे शब्द भी विकारी शब्द कहलाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? देखो फिर से, संज्ञा के सारे शब्द, सर्वनाम के सारे शब्द, विशेषण के सारे शब्द और क्रिया के सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये इनके चार भेद भी होते हैं और ये सारे शब्द इनके विकारी शब्द कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें चेंजेस लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अविकारी। अविकारी शब्द इनके प्रयोग के आधार पर। दूसरा है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। ये चारों शब्द आप लोगों के लिए न्यू है ना बच्चों? सब ये सारे शब्द न्यू है आपके लिए कि क्या है संबंधवाचक, क्या है क्रिया विशेषण। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आगे क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको इनके अंतर्गत आए हैं तो आपको जानना जरूरी है कि क्या होते हैं क्रिया विशेषण, क्या होते हैं संबंध बोधक। ठीक है, पहले हम समझेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी मतलब होता है विकार का उल्टा। विकार का क्या मतलब होता था? जिनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, चेंजेस लाया जा सकता है, उसका मीनिंग ये होता था चेंज या परिवर्तन। लेकिन इसमें क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, तो परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल किसी के कारण भी इन शब्दों में बदलाव नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, इन शब्दों को अविकारी शब्द कहलाते हैं या अविकारी शब्द होते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, लड़का इधर आया। देखो बेटा, लड़का इधर आया और ये सिंगुलर नंबर है, इसका हमने प्लूरल चेंज कर दिया, ये तो चेंज हो गया, लड़के इधर आए। ठीक है, लेकिन इधर शब्द यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। सेंटेंस पर वचन बदलने के बाद भी, वचन में हमने चेंज कर दिया, एक वचन से बहुवचन कर दिया, वचन बदलने के बाद भी इस शब्द में चेंज नहीं आया। और जिस शब्द में चेंज नहीं आता है वो शब्द ही क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में चेंज नहीं आता है, किसी भी आधार पे क्रिया के, अब काल के, वचन से, लिंग से, किसी भी चीज से चेंजेस नहीं आता है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जस्ट विकारी का उल्टा होता है अविकारी। ठीक है, अब इनके चारों हम पढ़ेंगे, 4 भेद कौन कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लें। नंबर 1 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वाक्य में आए क्रिया या वर्ब शब्दों की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राम चलता है, राम चल रहा है, ये एक सेंटेंस है, तो राम चल रहा है, सिंपली चल रहा है, लेकिन राम धीरे चलता है। इसमें चलना क्या है बेटा? चलता है क्या है? ये वर्ब है, वर्ब। तो वर्ब की जो विशेषता बताता है उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, आपने विशेषण पहले पढ़ा था, यहाँ पर ये विशेषण अलग है, इसमें ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, मतलब नाम ही देखिए, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताता है
और काम वाले शब्दों की विशेषता बताता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जस्ट सेंटेंस में, वाक्य में जहां पर भी वर्ब आएगा उसके जस्ट पहले आएगा ये, और ये उसकी विशेषता बता रहा होगा, वो वर्ड क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि राम चलता है, राम धीरे चलता है, देखिए चेंज भी नहीं हुआ, चलता यही रहा, यहाँ पे भी चलता रहा, और ये चेंज भी नहीं हुआ। विकारी शब्दों में आता है ये, अविकारी शब्दों में। और इसी तरह एक और इसका उदाहरण है, कोयल बोलती है, कोयल मीठा बोलती है। तो मीठा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, मीठा शब्द क्रिया विशेषण है। तो हमने क्रिया विशेषण समझा। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो वर्ब की और क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब आप आएंगे संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द, संबंध का मतलब होता है किसी को रिलेशन बनाना, किसी से रिश्ता जोड़ना, संबंध बनाना। ठीक है, संबंध बोधक शब्द वे कहलाते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों ऑब्लिक या पदों, शब्द भी बोल सकते हैं पदों को जोड़ने के लिए संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो, संज्ञा शब्दों को या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए संबंध बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ही सेंटेंस है, देखो, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, राधा भी संज्ञा है और कृष्ण भी संज्ञा है, मतलब ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। इन दोनों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? के बिना। तो ये जो के बिना शब्द है ये संबंध बोधक शब्द है बेटा। ठीक है, जैसे मोहन के आगे सोहन है, तो यहाँ पे एक संज्ञा है और यहाँ एक संज्ञा है, दो नाम वाले शब्द संज्ञा है। इन संज्ञाओं को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? के आगे। तो ये के आगे संबंध बोधक शब्द है। ठीक है, और बहुत से संबंध बोधक शब्द होते हैं, हेतु, लिए, इधर उधर, आगे पीछे, अलावा आदि। और इनके अलावा भी बहुत सारे संबंध बोधक शब्द होते हैं। बात अच्छी तरह समझना बेटा, एक सेंटेंस में अगर दो संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है और उनको जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उस शब्द को क्या कहते हैं? हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, अगर उसकी जगह संज्ञा की जगह सर्वनाम भी होगा तो दो सर्वनाम शब्द हैं, उन शब्दों को जोड़ने के लिए जिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हेतु हुआ, के लिए हुआ, अलावा हुआ, जिन शब्दों को भी हम यूज करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, और ये सब विकारी शब्द है। अब हमारा थर्ड नंबर है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक समझाती हूँ मैं आपको। समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब होता है बेटा समूह। समुच्चय का मतलब होता है, मीनिंग होता है समूह। समूह का बोध कराने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समूह क्या होता है? समूह कैसे बनता है? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह मतलब एक सेंटेंस है ना। तो एक सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो वाक्यों को, सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ये देखो मैम ने, देखो एक ये लाइन लिखी है, यहाँ फुल स्टॉप कर लीजिए। ये एक पूरा सेंटेंस है, ये उसमें एक छोटा सेंटेंस है और एक यहाँ छोटा सेंटेंस है। दो सेंटेंस को हमें जोड़ना है तो हम किस तरह से जोड़ेंगे? ठीक है, जो दो सेंटेंस को जोड़ना है तो जिन शब्दों से हम जोड़ेंगे वो हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। देखो, जैसे कि राम होशियार है लेकिन श्याम कुछ भी बोल सकते, श्याम बहुत लंबा है, या फिर होशियार नहीं बेवकूफ है। ठीक है, ये सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगता है। राम होशियार है लेकिन श्याम बेवकूफ है। तो लेकिन शब्द से हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया। तो जो जोड़ते हैं हम दो सेंटेंस को, उन सेंटेंस को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वे समुच्चय बोधक होते हैं। समुच्चय मतलब होता है समूह को जोड़ने के लिए, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ये कई सारे होते हैं, या, किंतु, ताकि, परंतु, इस कई तरह के ये शब्द होते हैं। ये सारे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब हमारा इसका लास्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का, विस्मयादि का मतलब होता है अचरज, आश्चर्य, शोक, खुशी, लज्जा आदि। ये सब चीजें
प्रकट होती है जिन शब्दों से वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। इसके उदाहरण देखो, अरे, ओहो, हो, अहो। तो ये देखो, जिन शब्दों से अचानक हमें खुशी मिलती है, खुशी का एहसास होता है या दुख का एहसास होता है, कुछ अचरज हो जाता है, मुंह से निकल जाता है, ओह क्या सुंदर चीज़ है, वाह वंडरफुल, इंग्लिश में बोलते जैसे हम, ठीक है। हिंदी में इसी तरह हाँ, ओह, इस तरह के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं तो वो विस्मयादि बोधक होते हैं। इनकी पहचान होती है, एक डंडा होता है, उसके नीचे बिंदी होती है, ये इसका चिन्ह होता है, एक डंडा और उसके नीचे बिंदी, तो ये चिन्ह से भी पहचाने जा सकते हैं विस्मयादि बोधक। ये भी सारे अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। इनमें चेंजेस नहीं होता है। तो हमने पढ़े विकारी शब्द जिनमें चेंजेस होता है, अविकारी शब्द जिसमें चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो हमने दो तरह के अभी शब्द पढ़ लिए। इसके बाद हम आएंगे अब अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बहुत ही सिंपल है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। ये मैं एक बार रीड करती हूँ आपको फटाफट। जिन शब्दों से कुछ भी अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर आदि। हाँ, और निरर्थक भी रीड करती हूँ, दोनों आपको साथ में समझाऊंगी, ठीक है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों में कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमरा, वमरा, खाना, वाना, मोटर, शोटर आदि, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्णों को जोड़ते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है, मतलब सही तरीके से जोड़ेंगे, है ना, तब उनका कोई अर्थ निकलेगा। जैसे सिंपली कमल का उदाहरण है, लकम लिख देंगे तो कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो वो एक सही शब्द, सार्थक शब्द नहीं होगा। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो, जैसे कमरा तो सार्थक शब्द है और वमरा क्या है? निरर्थक शब्द है, ठीक है। खाना सार्थक शब्द है, वाना निरर्थक शब्द है। इसी तरह मोटर सार्थक शब्द है और शॉटर निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो ये हमारे आपके क्या हो गए? ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हो गए। इसके बाद देखिए ऊपर लिखे शब्दों में वर्ना, वाना, शॉटर आदि का अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इन शब्दों का व्याकरण में कोई स्थान भी नहीं होता है। अब ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, उसके मुख्य बिंदु देख लीजिए बेटा एक बार। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है, वर्णों से मिलकर बनते हैं। कई वर्णों को जोड़ देते हैं हम सही अर्थ में तो शब्द वो मिलकर बनते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का कोई ना कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए, क्योंकि वो मिलकर बन रहे हैं, सार्थक रूप में बन रहे हैं, तब उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर होता है। शब्दों का वर्गीकरण हम प्रयोग के और अर्थ के आधार पर करते हैं। प्रयोगों के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। अब मैं आपको जो PDF में आपको भेज रही हूँ, मैं आपको उसके बारे में फटाफट से बता दूँ, क्वेश्चन आंसर और वर्क्स, तो फिर उसके बाद हम जल्दी से आपका ये कंप्लीट करेंगे चैप्टर, ठीक है। ये है पार्ट 3। सबसे पहला है अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। प्रश्न नंबर ख, शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार है? शब्दों के वर्गीकरण के 2 आधार है, प्रयोगों के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। प्रश्न नंबर ग, अविकारी शब्दों के किन्हीं 2 भेदों के नाम बताइए। 2 भेद के नाम पूछ रहा है, लेकिन मैंने चारों के बता दिए यहाँ पे, ठीक है। आप कोई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। सार्थक सही अर्थ वाले शब्द और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर स्थान भरना है। डैश के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के डैश को शब्द भंडार कहते हैं, शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। डैश शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द चेंज हो जाते हैं, अविकारी नहीं चेंज होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं,
अब आया बहुविकल्पीय। शब्द भंडार में होते हैं, क्या होते हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य, शब्द होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में सार्थक शब्द है, मछली, छीमल, लीछम। मछली निम्नलिखित में सार्थक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? वाना। तो ये होगा ये। अब ये बेटा देखिए रचनात्मक गतिविधि, ये आपका होमवर्क है। ये बुक का पेज नंबर 18 और 19 पर है। या आप खुद रीड करेंगे, सार्थक शब्द ढूंढेंगे और निरर्थक ढूंढेंगे। पहले आप इनके आंसर करेंगे, फिर आंसर शीट से टैली करेंगे। चीटिंग नहीं करना है। पहले आपको 18 और 19 पेज पर जाना है और आपको होमवर्क करना है। उसके बाद आपको इसके आंसर शीट से मैच करना है, ठीक है बेटा। सारा चैप्टर हमने शब्द विचार पढ़ लिया, शब्दों के बारे में, विकारी शब्द और अविकारी। बस हमें इतना ही दिमाग में रखना है, विकारी जो चेंज हो जाते हैं, अविकारी शब्द वो होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और सार्थक और निरर्थक तो सेम ही है, एज इट इज, ठीक है बेटा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू टू ऑल।